नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या इसे अपन प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक भी कहते हैं, उसके अंतर्गत प्लेटो के बारे में कुछ सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो उसका पहला चैप्टर आता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में प्लेटो। प्लेटो का समय 428 ईसा पूर्वी से 347 ईसा पूर्वी तक माना गया है। राजनीति की दृष्टि से ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी का यूनान राजनीतिक प्रयोगशाला समझा जाता था। यह मानव इतिहास के लिए गौरवशाली युग था। इस युग में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान दार्शनिक पैदा हुए। प्लेटो न केवल यूनान का बल्कि पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। उससे पूर्व पश्चिम में किसी ने भी व्यवस्थित और तर्कसंगत रूप से राजनीति दर्शन का प्रतिपादन नहीं किया। उसका राजनीति चिंतन मानव कल्याण को अजर और अमर संदेश दिया। उसका यह कथन शाश्वत सत्य है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। प्लेटो को पश्चिमी परंपरा में सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार माना जाता है। उसने राजनीति के प्रत्येक अंग और राज्य के स्वरूप पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध विचारधारा देखने को मिलती है। इसलिए उसकी कुछ मौलिक विलक्षणताओं के कारण विचारक उसे अलग अलग नामों से संबोधित करता है। जैसे एमर्सन ने प्लेटो के संबंध में कहा है, प्लेटो इज़ फिलोसॉफी एंड फिलोसॉफी इज़ प्लेटो। यह कथन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उसकी उच्चतर गरिमा को व्यक्त करता है। फिर बार्कर उसे द फर्स्ट आइडियलिस्ट कहता है। जोविट उसे फादर ऑफ आइडियलिज्म एंड पियोट ऑफ आइडिया कहता है। फिर मैक्सी उसे द फर्स्ट यूटोपियन कहता है। यहाँ तक बर्ट्रैंड रसेल उसे वास्तविक राजनीतिज्ञ कहता है। कार्ल पॉपर उसे द एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी कहता है, अर्थात स्वतंत्र समाज का शत्रु भी उसे कहता है। उसके बाद मैक्सी कहता है प्लेटो में सुकरात का पुनः अभ्युदय हुआ। जॉर्ज कैटलिन उसे 3P की संज्ञा देता है, फिलोसोफर, पॉलिटिशियन और पोएट। डनिंग कहता है प्लेटो इज जीनियस एंड टेक्नोक्राट। मैक्सी का कथन है कि प्लेटो आदर्शवादियों, कल्पनावादियों और रोमांचकारी राजनीति दर्शन का जनक है। फिर वहीं M.B. फॉस्टर, प्लेटो वॉज वन ऑफ द ग्रेट सिस्टम बिल्डर्स इन द वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। बर्ट्रैंड रसेल उसे द रियल स्टेटमेंट की संज्ञा देता है। तो विद्यार्थियों, यह तो हो गया प्लेटो के बारे में संक्षिप्त जानकारी और बहुत से विचारक प्लेटो के बारे में क्या कहते हैं। अब आती है प्लेटो की प्रमुख रचनाएं। प्लेटो द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या लगभग 38 मानी जाती है। इनमें से प्रमाणिक ग्रंथ केवल 28 है। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ इसके जो प्रमुख ग्रंथ है, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज। बाकी में महत्वपूर्ण है एपोलॉजी, क्रीटो, मीनो, जॉर्जियस, पेडो, पोर्थोगोरस। प्लेटो की रचनाएं अपनी प्रकृति से यथार्थवादी नहीं है, अपितु कल्पनावादी है। रूसो ने लिखा है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, परंतु
शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। बारकर ने कहा है, यह मानव की समग्र जीवन का दर्शन, कंप्लीट फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है। जोवेट के शब्दों में, प्लेटो का समस्त चिंतन व रचनाएं रिपब्लिक के इर्द गिर्द घूमती है। फिर विद्यार्थियों आता है प्लेटो की चिंतन पद्धति। प्लेटो ने अपने चिंतन में कई पद्धतियों का प्रयोग किया है। उसने संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति का, निगमनात्मक जिसे हम दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं उसका, विश्लेषणात्मक पद्धति, सादृश्यात्मक पद्धति, ऐतिहासिक आदि पद्धतियों का उसने प्रयोग किया है। और फिर हम आज एक प्लेटो की एक विचारधाराओं में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। न्याय प्लेटो के राजनीतिक विचारधारा का केंद्र विषय है। उसने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक का उपशीर्षक डाइकोसन, जिसका अर्थ है कि द कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित रखा है। न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत न्याय सिद्धांत के साथ होता है। लेकिन प्लेटो से पूर्व भी कुछ न्याय की विचारधाराएं प्रचलित थी, जिसमें एक थी परंपरावादी न्याय सिद्धांत। इसके प्रतिपादक सिफिलिस और पॉलीमार्क्स थे। सिफिलिस के अनुसार अपने भाषण और कार्य में सच्चा होना तथा देवताओं और मनुष्य के प्रति अपने ऋण को चुकाना न्याय है। लेकिन प्लेटो कहता है कि ये दोनों कार्य परिस्थितियों के अनुसार कभी न्याय और कभी अन्याय हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पॉलीमार्क्स न्याय की परिभाषा देता है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है, अर्थात नए मित्र के साथ भलाई और शत्रु के साथ बुराई करने की कला है। लेकिन प्लेटो के अनुसार यह विचार व्यक्तिगत है, किंतु न्याय एक सामाजिक विचार है। सृष्टि के कल्याण करने की दृष्टि से किया गया कार्य न्याय हो सकता है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पूर्व जो प्रचलित धारणाएं थी, उसमें थी यह परंपरावादी धारणा न्याय सिद्धांत। उसके बाद आती है उग्रवादी सिद्धांत, जिस थ्रेसिमैक्स न्याय की परिभाषा उग्रवादी ढंग से कहता है, न्याय शक्तिशाली का हित है, माइट इज राइट। शक्तिशाली व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए जो कानून बनाता है वही न्याय है, और कहता है अन्याय न्याय से अधिक अच्छा है। लेकिन प्लेटो इस बात का खंडन करते हुए कहता है कि शासन करना एक कला है। सब कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्ध करना नहीं, किंतु उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना है जिनके साथ उनका संबंध होता है। आदर्श शासन वही है जो अपने नहीं किंतु प्रजा के हितों का ध्यान रखे और उनकी कठिनाइयों का ध्यान रखे। उसका लक्ष्य प्रजा का कल्याण करना है। तो यह हो गया थ्रेसिमैक्स का उग्रवादी सिद्धांत। फिर एक सिद्धांत और प्रचलित था जिसे व्यवहारवादी या यथार्थवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ग्लाकन करता है। उसके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, वह परंपरा की उपज है, इसलिए वह शक्तिशालियों का नहीं वरन दुर्बल मनुष्यों का हित है। ग्लाकन के अनुसार न्याय भय की संतान है, जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर, तथा वह दुर्बलों की आवश्यकता है, इट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द वीकर्स। लेकिन प्लेटो इस बात से सहमत नहीं है। वह कानून और न्याय को समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं मानता, किंतु आत्मा का अंतरिम गुण मानता है। न्याय का गुण व्यक्ति की आत्मा में रहता है। तो यह तो थी प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पहले जो कुछ प्रचलित न्याय सिद्धांत की धारणाएं, जिसमें परंपरावादी न्याय सिद्धांत जिसे सेफेलस और पॉलीमार्क्स ने प्रस्तुत किया, उसके बाद उग्रवादी सिद्धांत जिसे थ्रेसिमैक्स ने प्रस्तुत किया, और फिर तीसरी थी व्यवहारवादी और यथार्थवादी सिद्धांत।
जिसे ग्लाकन ने प्रस्तुत किया। प्लेटो ने इन तीन ही सिद्धांतों का खंडन किया। अब हम देखते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अभिप्राय। प्लेटो के अनुसार जस्टिस इज नथिंग एक्सटर्नल, जस्टिस इज द हैबिट ऑफ माइंड। एक आदमी को एक कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। प्लेटो राज्य मानव आत्मा की उपज है। प्लेटो मानता है कि राज्य मानव आत्मा की उपज है। मानव आत्मा के 3 अंग विवेक, उत्साह और तृष्णा होते हैं। इसलिए वो कहता है कि जस्टिस इज नथिंग एक्सटर्नल, जस्टिस इज द हैबिट ऑफ माइंड। एक आदमी को एक कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। व्यक्ति के साथ उसकी योग्यता, शिक्षा दीक्षा के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। प्लेटो के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है और यदि वो अपने कर्तव्य उचित ढंग से करता है तो उसका आचरण स्वयं उसकी न्याय प्रियता का परिचायक है। एम.बी. फॉस्टर के अनुसार प्लेटो के लिए न्याय का अर्थ वह है जिसे हम नैतिकता कहते हैं। सेबाइन कहता है व्यक्ति के साथ उसकी योग्यता व शिक्षा व दीक्षा के अनुसार व्यवहार करना जो उसे प्रकृति के अनुसार प्राप्त हो वह न्याय है। गेटल कहता है जस्टिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ हिज पॉलिटिकल फिलोसॉफी। बार्कर ने कहा जस्टिस द ट्रू प्रिंसिपल ऑफ सोशल लाइफ, तथा प्लेटो के न्याय सिद्धांत को गुडनेस की संज्ञा देता है। अर्थात न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है और यदि वह अपने कर्तव्य का उचित ढंग से पालन करता है तो वह न्यायप्रियता का ही परिचय देता है। इस तरह प्लेटो के लिए न्याय भावना कोई बाहरी वस्तु न होकर आत्मा की एक अंतर्निहित भाव है। प्लेटो ने न्याय के 2 रूप बताए हैं, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। पहला आप देखते हैं प्लेटो के न्याय के रूप का सामाजिक न्याय। सामाजिक रूप में न्याय समाज के विभिन्न अंगों से अनेक कर्तव्यों का पालन करता है और उनमें सामंजस्य तथा एकता बनाए रखता है। समाज के 3 वर्ग उत्पादक, सैनिक और शासक अपनी आवश्यकताओं के कारण एक होकर अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करते हुए समशिष्ट को बनाए रखते हैं समशिष्ट को बनाए रखते हैं। तो यह हो गया सामाजिक न्याय। फिर आता है व्यक्तिगत न्याय। प्रत्येक व्यक्ति में विचार, भावनाएं तथा इच्छाएं पाई जाती है। इनमें समन्वय बना रहना व्यक्तिगत न्याय या मानवीय सद्गुण है। न्याय का प्रयोजन आत्मा के तीनों तत्वों में साम्यावस्था, सामंजस्य और व्यवस्था बनाए रखना है। इस प्रकार न्याय जहाँ एक और समाज में सामंजस्य स्थापित करने के कारण राज्य को एक सूत्र में पिरोने वाला सामाजिक गुण है, वहाँ दूसरी ओर व्यक्तिगत सद्गुण भी है। फिर विद्यार्थियों, हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। जैसे एम.बी. फॉस्टर कहता है, पहला नंबर है, एम.बी. फॉस्टर कहता है न्याय मानव सद्गुण है। अर्थात प्लेटो ने मानव सद्गुण के 4 सद्गुणों का योग मानता है: विवेक, साहस, आत्मसंयम और न्याय। नंबर 2, समाज के 3 वर्ग मानता है वो। मानव सद्गुणों के आधार पर समाज में वह 3 वर्ग मानता है। पहला है दार्शनिक राजा, जिसे रूलिंग क्लास या फिलोसोफर किंग कहते हैं। दूसरा है सैनिक वर्ग, सोल्जर क्लास, जिसमें साहस है। और तीसरा है उत्पादक वर्ग, एपिटाइट क्लास, जिसमें आत्मसंयम है। दार्शनिक वर्ग व सैनिक वर्ग को प्लेटो परफेक्ट गार्जियन क्लास, अभिभावक वर्ग का नाम देता है। फिर आती है तीसरी विशेषता, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार न्याय इसी में है कि राज्य का प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति अपनी कार्यसीमा में रहे और दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप ना करे। फिर चौथा आता है विशिष्टीकरण का सिद्धांत।
यह राज्य के प्रत्येक वर्ग को एक निश्चित कार्य सौंपता है, जिसके फलस्वरूप उसमें अपने कार्य के प्रति विशिष्टता प्राप्त होगी। फिर आता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं का 5वां पॉइंट, सामंजस्य तथा एकता का सिद्धांत। जब राज्य के भिन्न भिन्न वर्ग स्वधर्म का पालन करेंगे तथा दूसरे के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, तब राज्य में एकता बनी रहेगी। छठी विशेषता, व्यक्तिवाद का विरोधी। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन द्वारा व्यक्ति को यह संदेश दिया है कि वह कोई अलग इकाई नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था का अंग है और उसका उद्देश्य एकाकी आत्मा के सुखों की सिद्धि नहीं, बल्कि उस व्यवस्था में एक नियत स्थान की पूर्ति करना है। फिर विद्यार्थियों आता है विशेषता का 7वां पॉइंट, मनोवैज्ञानिक सत्य। जब व्यक्ति अपनी सहजात प्रवृत्ति के अनुसार काम करता है, तब उसमें उसकी रुचि बढ़ती है, वह विशिष्टता प्राप्त करता है और उसमें अधिकतम श्रेष्ठता प्राप्त करता है। फिर आती है 8वीं विशेषता, न्याय एक नैतिक सिद्धांत है। न्याय ग्रीक शब्द डाइकोसाइन से बना है, जिसका अर्थ है सच्चाई, संयम और पवित्रता, इसलिए वो अपने आप में एक नैतिक है। फिर 9वीं विशेषता नंबर 9, न्याय के 2 स्वरूप बताता है वो। प्लेटो न्याय के 2 स्वरूप प्रस्तुत करता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति अपनी अपनी आत्माओं में बुद्धि के शासन द्वारा समन्वय स्थापित करे तथा समाज की दृष्टि से अपने अपने कार्य करता हुआ दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। और लास्ट 10वीं विशेषता इसकी, न्याय सावयवभावी एकता का सिद्धांत है। न्याय सावयवभावी एकता का सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत सावयवी एकता को प्रकट करता है, क्योंकि यह मानव जीवन के सभी पक्षों से संबंधित है। तो यह हो गया प्लेटो के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी, उसके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ के बाद उसके चिंतन प्रणाली के साथ प्लेटो का न्याय सिद्धांत के बारे में हमने आज चर्चा की। नेक्स्ट प्लेटो के किसी एक और सिद्धांत को लेकर नेक्स्ट वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।